हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग ग्राइंडिंग का आखिरी टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन। और यह ग्राइंडिंग का आखिरी टॉपिक होगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ बारीकियां हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसे ऐसे डेटा हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना है। लैपिंग क्या है, हॉर्निंग क्या है, सुपर फिनिशिंग क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें। साथ में हमने सेंटरलेस ग्राइंडिंग लास्ट टाइम पे जिक्र किया था, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। और सेंटरलेस ग्राइंडिंग में हमने 3 बातों को बताया था कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग थ्रो फीड हो सकता है, इंड फीड हो सकता है, इन फीड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस बातों को आज जिक्र करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात किया था कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, यहाँ पे कौन से व्हील को हम टिल्ट करेंगे, कितना डिग्री टिल्ट करेंगे, कौन कटिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम पे। अब हम बात करते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग के कुछ स्पेशल टाइप के आपके ऑपरेशन। सबसे पहला है थ्रो फीड ऑपरेशन। ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। नाम क्या है बेटा? थ्रो फीड ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनते हैं, आपको जानना भी चाहिए कि थ्रो फीड क्या होता है, क्योंकि जब हमने सेंटरलेस ग्राइंडिंग पढ़ा था तो उसमें एक इमेज था, उसमें लिखा गया था थ्रो फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो एक्चुअल में थ्रो फीड क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। फर्स्ट वन मतलब क्या होता है यहाँ का, कि आपको पता है कि यहाँ पे एक व्हील होगा, जो बड़ा वाला व्हील होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, इसी को तो हम बोलेंगे ग्राइंडिंग व्हील। लेकिन जो एक छोटा वाला व्हील होता है उसको हम क्या बोलते हैं बालक? उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग व्हील। तो यहाँ पे यह कौन सा व्हील हो गया? रेगुलेटिंग व्हील हो गया। इस व्हील को क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग और रेगुलेटिंग के बीच में कौन रन करता है? आपका वर्क पीस रन करता है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो वर्क पीस की एक्सिस है वह इन दोनों व्हील्स के ऊपर होता है। ठीक है, इन दोनों व्हील्स के क्या होता है? ऊपर होता है। तो यह रहा आपका वर्क पीस। तो थ्रो फीड का मतलब क्या है, यह समझने की बात है। तो ध्यान से देखो, थ्रो फीड कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो आपका वर्क पीस है एक तरीके से इन करे और दूसरे तरफ से पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। मतलब क्या है कि अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेसर है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद यहाँ पे क्या निकल गया? आउटपुट निकल गया। तो इनपुट में कोई वर्कपीस इंटर किया और आउटपुट में बाहर निकल गया, तो इस वाले रीजन को हम इनपुट बोलेंगे और इस वाले रीजन को आउटपुट बोलेंगे। तो वर्क पीस एक इंड से इंटर करता है और दूसरे इंड से बाहर हो जाता है। ठीक है, अगर वर्क पीस एक इंड से इंटर करे, दूसरे इंड से बाहर निकल जाए, तो इस टाइप के सेंटरलेस ग्राइंडिंग को कहा जाएगा क्या? थ्रो फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक है, थ्रो फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। आपको लग रहा होगा अरे ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जरा सोचो, थ्रो फीड केवल और केवल सिलेंड्रिकल वर्क पीस के लिए ही पॉसिबल है। ऐसा इसलिए है, अगर मान लो आपका वर्क पीस ऐसा है, कुछ टेपर है, तो टेपर वर्क पीस का अगर आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग करना है तो क्या यह थ्रो फीड हो पाएगा? मतलब एक तरफ डाया कम है, दूसरी तरफ डाया ज्यादा है, क्या है आप आर पार हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि जो सिलेंड्रिकल वर्क पीस होंगे, एग्जाम का प्रश्न है कि सिलेंड्रिकल वर्क पीस में किस तरीके का फीड दे सकते हैं? थ्रो फीड देंगे, इंड फीड देंगे, या इन फीड देंगे, या सभी देंगे? तो आंसर क्या होगा? सिलेंड्रिकल वर्क पीस को हमको कौन सा फीड देना होगा बालक? थ्रो फीड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही जा रही है? सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अगर सेंटरलेस ग्राइंडिंग किसी भी सिलेंड्रिकल वर्क पीस का करना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रो फीड। क्या बोलेंगे? थ्रो फीड। वेरी गुड, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। In throw feed centerless grinding, in throw feed centerless grinding, the workpiece is fed through
द ग्राइंडिंग व्हील कंप्लीटली। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे वर्क पीस पूरी तरीके से एक तरफ इन करेगा, दूसरी तरफ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इंटरिंग ऑन वन साइड, एक साइड से हम क्या करेंगे, इसको इंटर करेंगे, एंड एग्जिस्टिंग द अपोजिट साइड, और एग्जिट कहाँ करेगा, उसके अपोजिट दिशा में क्या करेगा, निकल जाएगा। इसका मतलब है सिंपल सी बात है, एक तरफ वर्क पीस को एंटर करो, वह वर्क पीस दूसरी तरफ बाहर निकल जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थ्रो फीड। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है वह यह है कि यह प्रोसेस किसके लिए होगा, सिलेंड्रिकल शेप वाले वर्क पीस के लिए होगा। अगर हमने आपसे बोला, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक टेपर है ऐसा, ठीक है, यह एक टेपर है, ठीक है, क्या आप इसका सेंटरलेस ग्राइंडिंग कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो कौन से मेथड से कर पाओगे, थ्रो फीड से कर पाओगे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप इसको एक तरफ इंटर करोगे तो दूसरे तरफ भी इसका डाया, देख रहे हो, डाया डिफरेंस है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, जिसके कारण टेपर वर्क पीस के लिए थ्रो फीड वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। अब प्रश्न उठता है, क्या टेपर वर्क पीस सिलेंड्रिकल टेपर भी हो सकता है? यह तो सिलेंड्रिकल ही वर्क पीस है, लेकिन शर्त क्या है, टेपर है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या जो सिलेंड्रिकल टेपर वर्क पीस होगा उसका सेंटरलेस ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड होगा, और उस मेथड को बोलते हैं इंड फीड। क्या बोलेंगे, इंड फीड मेथड। देखो यहां पे क्या है, अगला हमारा क्या है, इंड फीड है। ठीक है, इसका चित्र पहले देखो, ये देखो, इसको हमने क्या बोल रखा है, इंड फीड, प्रो फीड, और यह कैसा फीड है, इंड फीड। इंड फीड है, ध्यान से देखो। अब यहां पे जो वर्कपीस है बालक, वह है टेपर, देखकर आप आ रहे हो, टेपर है। इसका मतलब है कि यह भी सेंटरलेस ग्राइंडिंग है। इसका मतलब है यह जो बड़ा वाला व्हील है, नंबर 1, यह है ग्राइंडिंग व्हील, यह है ग्राइंडिंग व्हील। 2 नंबर है रेगुलेटिंग व्हील, दो नंबर क्या है, रेगुलेटिंग व्हील है। यह 3 नंबर क्या है, स्टॉपर होगा। यह क्या है, स्टॉपर, स्टॉपर होगा। क्यों, इसलिए आगे बताते हैं, ध्यान से देखो। अब रेगुलेटिंग व्हील है, यह ग्राइंडिंग व्हील है, और बीच में वर्क पीस है। लेकिन वर्क पीस कैसा है, टेपर। लेकिन आप देख पा रहे हो जो रेगुलेटिंग व्हील है उसकी डिजाइन भी कैसा है, कुछ अलग टाइप का डिजाइन दिख रहा है आपको, इसीलिए इसको कट कर दिया। ध्यान से देखो, अगर इसका कट क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो तो इस व्हील का क्रॉस सेक्शनल एरिया देख पा रहे हो, कुछ अलग टाइप का है। इसका मतलब है कि यह जो व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील, यह दोनों ही टेपर टाइप के हैं। ठीक है, और इसके बीच में एक आपने टेपर वर्कपीस इंसर्ट किया। ठीक है, लेकिन टेपर वर्कपीस जब इंसर्ट होगा तो यह टेपर वर्कपीस इंसर्ट होके बाहर नहीं निकल पाए, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्टॉपर। तो अब प्रश्न उठता है कि जो थ्रो फीड वर्कपीस था, इस तरफ से एंट्री करता था और उस तरफ से बाहर निकल जाता था, लेकिन जो इंड फीड है वह जिस जगह से एंट्री करेगा वैसे ही कैसे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि जो इंड फीड होगा, इंड फीड होगा सबसे पहले किस टाइप के लिए यूज होगा, तो टेपर वर्कपीस। अगर आपको टेपर वर्कपीस पर सेंटरलेस ग्राइंडिंग करनी है, अगर आपको टेपर वर्कपीस पर सेंटरलेस ग्राइंडिंग करनी है तो उसका नाम क्या होएगा, इंड फीड मेथड। कौन सा, इंड फीड मेथड। ओके, अब इसकी खास बात क्या है कि इस इंड फीड में एक क्या लगा होगा, स्टॉपर लगा होगा। क्या लगा होगा बालक, स्टॉपर लगा होगा।
और यहाँ पे वर्क पीस एक तरफ से इंटर करेगा और उसी तरफ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जबकि थ्रो फीड में क्या था, वर्क पीस एक तरफ से इंटर कर रहा था और दूसरी तरफ से क्या निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। तो थ्रो फीड में सिलेंड्रिकल वर्क पीस पे मशीनिंग होती है, जबकि इंड फीड में टेपर वर्क पीस पर मशीनिंग होती है। दोनों बात एकदम ध्यान से समझ लो, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि थ्रो फीड इंड फीड में बेसिक डिफरेंस क्या है। आप देख पा रहे होगे और समझ भी गए होगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। चित्र खुद से ही अपने आप के बारे में बता रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। थ्रो फीड का मतलब है सीधा आर पार हो जाए। इंड फीड क्या है, इंड का मतलब ये स्टॉप कर रहा है, इसके इंड को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो इंड फीड है, ठीक है। अब इन फीड क्या होगा, हम आगे जिक्र करते हैं। तो यह कौन सा फीड है, आप बता दोगे इसको देख के। नाम क्या है इसका, बहुत अच्छा नाम है, नाम है इसका इंड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इंड फीड, ठीक है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग, हमने आपको बोला था कि चाहे वह थ्रो फीड हो, चाहे इंड फीड हो, चाहे इन फीड, ये तीनों टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं किसके लिए, तो आपका नाम कहना आंसर क्या होगा, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। इंड फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग, द वर्क पीस इज फेड एक्सली इनटू द मशीन ऑन द वन साइड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वर्क पीस को उसके एक्सिस के अराउंड क्या करेंगे, उसके एक्सिस के साथ में क्या करेंगे, वर्क पीस को फीड देंगे। एंड कम टू रेस्ट, कहां रेस्ट करता है, अगेंस्ट द इंड स्टॉप, और वर्क पीस कहां जाके रुकता है, इंड स्टॉप पे। देखो जब आपने यहाँ पे वर्क पीस को इधर से फीड दिया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वह इंड स्टॉप पे क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो वर्क पीस इसके इंड स्टॉप पे क्या कर रहा है, रुक रहा है, बिल्कुल रुकने दो, आगे बढ़ो। द ग्राइंडिंग ऑपरेशन, द ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म एंड देन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो गया, इंड फीड को सपोर्ट किया और रोटेट किया, ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो गया। एंड देन द वर्क पीस इज फेड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सिस, ठीक है। एग्जिट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वो फिर से निकलेगा। मतलब क्या है कि एग्जिट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे अगर एंट्री का डायरेक्शन, एंट्री इधर है तो एग्जिट इधर है, तो एग्जिट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क पीस क्या करेगा, निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंड स्टॉप हटा के इसको प्रेशर दे दोगे बाहर निकल जाएगा, नहीं, ये ऐसे ही निकल पाएगा। आप देख भी पा रहे हो, इधर डाया कम है, इधर डाया ज्यादा, तो आप आगे जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इसको निकलना कैसे, इसी डायरेक्शन में निकलना है। फिर आओ, क्या लिखा हुआ है, वर्क पीस इज फेड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू एग्जिट द मशीन, इंड फीड ग्राइंडिंग द बेस्ट फॉर टेपर। जितने बार मन करे इसको अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, इसको अपने दिमाग में लिख दो, ये लाइनिंग करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने अपने दिमाग में लाइनिंग कर लिया तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, तो इंड फीड किसके लिए बेस्ट होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, टेपर वर्क पीस। देख पा रहे हो ये क्या है, टेपर वर्क पीस है, ओके। अब आप आते हैं जो 1 2 3 लिखा हुआ है, ग्राइंडिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील और इंड स्टॉप, ठीक है। जो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्राइंडिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील, इंड स्टॉप और यहाँ आपका वर्क पीस है। वर्क पीस कैसा है, टेपर है। एक प्रश्न अभी हमारे दिमाग में आ रहा है कि एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा, वह हमने आपको जवाब नहीं दिया था, ठीक है। उसमें एक नया प्रश्न आया हुआ है कि जो हमारे यहाँ जो लेथ मशीन यूज किया जाता है, एक्यूरेट लेथ मशीन जो यूज किया जाता है, उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको बोलते हैं ग्रेड, उसको बोलेंगे ग्रेड 1। तो हमारे यहाँ जो लेथ मशीन यूज की जाती है उसको, उसमें देता है प्रिसीशन 1, एक्यूरेसी 1, ऐसा कुछ नहीं है, तो ग्रेड 1 आपको टिक लगाना है। तो प्रश्न आता है कि हमारे इंडिया में जो लेथ मशीन यूज किया जाता है उसको स्पेसिफाइड कैसे किया जाता है, ग्रेड 1 टाइप की। हमारे यहाँ जो लेथ मशीन होती है ग्रेड 1, और केवल ग्रेड का मतलब क्या है, ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे ग्रेड 1 समझ पा रहे हो, यह किसके लिए बात करता है, लेथ मशीन के लिए बात करता है कि हमारे इंडिया में जो
एक्यूरेट मशीन होते, किस ग्रेड की, किससे प्रेजेंट किया जाता है, ग्रेड 1। ओके, ग्रेड 1। और आपको पता है अभी हमने पीछे पढ़ा है ग्रेड, और ग्रेड का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। वेरी गुड। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइए। तो हो गया क्या, थ्रो फीड हो गया, इंड फीड हो गया, और अगला क्या है, इन फीड। देखो इन फीड क्या है, अब यहां पे देखो, सबसे पहली बात है कि इन फीड भी किसके लिए है बालक, सेंटरलेस ग्राइंड। ठीक है, तो आपको देखो बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस नाम ही बहुत खतरनाक है, लेकिन काम का है, बहुत ही हल्का है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्राइंडिंग व्हील, यहाँ पे क्या लिखा है, रेगुलेटिंग व्हील, कंट्रोलिंग व्हील, एक ही बात हुआ। ठीक है, आपका यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील है, रेगुलेटिंग व्हील है। रेगुलेटिंग व्हील इज अ नॉन कटिंग एक्शन, है ना, नॉन कटिंग एक्शन में इन्वॉल्व होगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वर्कपीस है ना बालक, वह वर्कपीस कुछ ऐसा है। अब आप इसको बोलोगे यह नट है, ये तो बोलोगे यह नट है ना, नट लग रहा है या बोल्ट है, चलो ठीक है, नट हो या बोल्ट है आपको पता होगा। चलिए, तो अब होगा क्या कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स शेप का वर्कपीस हो, या टेपर तो नहीं है, टेपर नहीं है यह, इसका मतलब है अगर कोई ऐसा शेप हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जो थ्रो फीड में क्या ये आर पार हो पाएगा, ये कतई बाहर नहीं जा पाएगा, थ्रो फीड में हो नहीं पाएगा। इंड फीड में टेपर होता है, यह टेपर भी नहीं है। इसका मतलब है कुछ ऐसे सेंटरलेस ग्राइंडिंग होंगे जो कि न तो थ्रो फीड से आएंगे न तो इंड फीड से आएंगे। तो उसके लिए एक अगला टॉपिक बनता है इन फीड। क्या है बालक, इन फीड। तो इन फीड में आप इसका टॉप व्यू देख रहे हो, मतलब इस पूरे अरेंजमेंट को आप ऊपर से देख रहे हो, उसका टॉप व्यू देख रहे हो। तो आप टॉप व्यू में ध्यान से देखो, जो आपका वर्कपीस है कुछ इस तरीके से फेड होगा, उसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लगा हुआ है, वर्कपीस आपका इधर जा नहीं सकता, इसके ऊपर ये फोल्डेड है। ठीक है, तो इन फीड ग्राइंडिंग इसको बोलते हैं। और यह इन फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज यूज्ड टू द ग्राइंड वर्कपीस विद रिलेटिव टू द कॉम्प्लेक्स। अगर आपका वर्कपीस कॉम्प्लेक्स शेप का है, ठीक है, जटिल स्ट्रक्चर है उसका, तो ऐसे में अगर आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग करनी है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, इन फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो आपको याद क्या करना है, कॉम्प्लेक्स शेप। क्या याद करना है, कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग तो खत्म हो गया था, उसके 3 पार्ट को अभी हमने जिक्र किया। एक का नाम है थ्रो फीड, एक का नाम है इंड फीड, और एक का नाम है इन फीड। इन तीनों को अगर एक शब्द में कहा जाए कि थ्रो फीड यूज होता है सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए, इंड फीड यूज होता है टेपर वर्कपीस के लिए, जबकि इन फीड यूज होता है कॉम्प्लेक्स शेप के वर्कपीस के लिए। तो हो गया, और यह तीनों के तीनों इमेज को आपको अपने दिमाग में रखना है। देखो, फर्स्ट वन थ्रो फीड हो गया, सेकेंड वन इंड फीड हो गया, नेक्स्ट वन इन फीड हो गया। तो यह जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वह किसके लिए यूज होगा, तो आपका जवाब क्या होएगा, आपका जवाब होना चाहिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ओके, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब देखो, हमने आपसे लास्ट टाइम पे जिक्र किया था कि जो भी फिनिशिंग ऑपरेशन होते हैं, किसी को फिनिश बोलना यह तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक का आपने उसको उसका रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। जैसे ड्रिलिंग से बढ़िया रीमिंग है, ठीक है, ठीक है, रीमिंग है, रीमिंग से अच्छा इंटरनल टर्निंग है। लेकिन आपने इंटरनल ग्राइंडिंग बेहतर कब है, जब आपने बताया किससे बेहतर है, रीमिंग से या ड्रिलिंग से। तो प्रश्न यह उठता है कि जो सरफेस फिनिश है ना, वह एक रिस्पेक्टिव टर्म है, किसी न किसी रेफरेंस से बात किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फिनिशिंग ऑपरेशन है हमारे, अब क्योंकि ग्राइंडिंग पूरा का पूरा फिनिशिंग ऑपरेशन है, तो इस फिनिशिंग ऑपरेशन में कुछ स्पेशल टाइप के फिनिशिंग ऑपरेशन होते हैं। जैसे बोलते हैं हॉर्निंग क्या है,
लैपिंग क्या है, सुपर फिनिशिंग क्या है और बफिंग क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले यहां पे एक डेटा दिया गया है, ठीक है, NPCIL का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल नोट्स वगैरह आपको देता है। तो वहां से हमने इस डेटा को लिया है। क्यों यहां पे लिया मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस डेटा में हमको बुक में बहुत सारी अलगाव दिखता था, किसी बुक में कुछ और डेटा, किसी बुक में कुछ और डेटा। ठीक है, तो यहां तक लग रहा है कि स्टैंडर्ड होगा, फिर भी अगर इसमें कोई वेरिएशन हो तो आप परेशान मत होना, ये अच्छा है, काफी अच्छा है, मतलब काफी एक्यूरेसी के क्लोज में है। ठीक है, तो यह डेटा काफी बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बुक में यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। ओके, इसीलिए मैंने इस पहले ही बता दिया कि यह चार्ट जो है काफी हद तक सही है, इसलिए ज्यादा आपको उलझन में नहीं होना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं फर्स्ट वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, सरफेस टेक्सचर क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे पीछे आते हैं, जगह नहीं है, आइए। सरफेस टेक्सचर क्या होता है, पहले उसकी परिभाषा ध्यान से देखो। होता क्या है कि जब हम किसी भी वर्कपीस को, ठीक है, किसी भी वर्कपीस पर मशीनिंग करते हैं तो उसके सतह पर टूल के निशान छूट जाते हैं, जो हमको आंखों से तो नहीं दिखते। अगर आप देखोगे कि कोई भी चीज बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लेन है, आप देख के बता दिए, लेकिन जब आप उसका माइक्रो लेवल पे, जब आप उसका अध्ययन करते हो, माइक्रो लेवल पे उसके जूम करके देखते हो, तो होता क्या है, उसके सतह पर कुछ ऐसे उतार और चढ़ाव आते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है वेबिनेस। क्या बोला जाता है, वेबिनेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वेबिनेस बोलते हैं। वेब का फॉर्म हो रहा है ना, ये वेब का फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वेबिनेस। तो प्रश्न आता है कि यहाँ जो इसका नीचे वाला पार्ट है और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है, इन दोनों को मिलाने के बाद एक डिस्टेंस बनता है जिसको H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी H को बोला जाता है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस बोला जाता है। वर्क पीस यह दिखता नहीं है आपको, तो वर्क पीस बहुत स्मूथ दिखेगा, लेकिन जब आप उसको माइक्रो लेवल पे जूम करके देखोगे तो उसके अंदर टूल के निशान मिले पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप ग्राइंडर से भी कट करोगे तो अब्रेसिव पार्टिकल अपना निशान छोड़ देता है यहाँ पे। ठीक है, यह आप समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे ये सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन होते हैं वह इस लेवल तक होते हैं कि हमको टूल के निशान को भी मिटाना होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ का नॉलेज होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर, और सरफेस टेक्सचर में इस प्रोफाइल को बोलते हैं वेबिनेस। क्या बोलेंगे, वेबिनेस बोलेंगे। और इसका यह जो उतार चढ़ाव है इसको बोलते हैं सरफेस रफनेस। क्या बोलेंगे, सरफेस रफनेस। अब यहाँ पे आओ, देखो ये आप देख पा रहे हो, ये है रफनेस, और रफनेस को यहाँ पे क्या दिखाया गया है, H। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पे। तो ध्यान से देखो, प्रिसीजन टर्निंग, इसका मतलब है अगर आप किसी वर्कपीस को टर्निंग कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, मान लो लेथ मशीन पे भी किसी वर्कपीस को कट कर रहे हो, तो जो उसके ऊपर यह वेबिनेस आएगा वह किस रेंज में होगा, H, हाइट ऑफ माइक्रो इरेगुलरिटी, माइक्रोमीटर में है। ठीक है, माइक्रो इरेगुलरिटी जो है वह H के फॉर्म में आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हाइट है, H की हाइट है, कितना कितना दे रखा है आप देख सकते हो। तो जो टर्निंग है, ठीक है, प्लेन टर्निंग जो है उसमें हाइट देखो 1.25 से 12.50 है। इसका मतलब है इसमें जो इरेगुलरिटी है वो क्या है, ज्यादा है। जब इरेगुलरिटी ज्यादा है इसका मतलब सरफेस फिनिश कम है। अगर यह इरेगुलरिटी ज्यादा है, अगर हम आपको बात करें, ध्यान से देखो, मान लो ये एक वर्क पीस है, अगर हम बोलें इसका ये हालत है, ठीक है, फर्स्ट वर्क पीस है। सेकेंड वर्क पीस देखो, अगर हम बोलें सेकेंड वर्क पीस हो गया, एक और वर्क पीस बना रहे हैं, थर्ड वर्क पीस देखो, ये थर्ड हो गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ का जो H है वो कुछ ज्यादा है,
यहाँ का H है थोड़ा सा कम है और यहाँ का H है और कम। इसका मतलब है जहाँ पे H की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे सरफेस फिनिशिंग बढ़ती जा रही है। देख पा रहे हो, H की वैल्यू ज़्यादा, H की वैल्यू कम और H की वैल्यू और कम। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस फिनिशिंग का मेजरमेंट है वह सरफेस रफनेस की हाइट पे डिपेंडेंट हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो H की वैल्यू है वो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1.25 से 12.50। अब ये mm नहीं है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे आओ, ग्राइंडिंग में जो प्लेन ग्राइंडिंग की बात करता है यह H की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाती है, 0.90 से 5 तक, 0.90 से 5 तक। ठीक है, अब इसको आपको रटना भी नहीं है, आप परेशान मत, इसको रटना नहीं है, केवल इससे आपके दिमाग में एक बात आएगी जो आपको लास्ट में बताऊंगा कि मामला क्या है। अगला देखते हैं, अगला आता है क्या, हॉर्निंग आता है। हॉर्निंग में देखो H की वैल्यू क्या है, 0.13 से 1.25, 0.13 से 1.25। और नीचे आते हैं, उसके बाद क्या है, लैपिंग। लैपिंग में आप ध्यान से देखो 0.08 से 0.25। अब यहाँ पे देखो पहली बार दोनों के दोनों 0.08 से 0.25, मतलब उसकी हाइट और कम हो गई। अब आते हैं सुपर फिनिशिंग में। सुपर फिनिशिंग में देखो 0.01 से 0.25, इसका मतलब है ये रेंज देखो। तो अब प्रश्न आता है, अगर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, सपोज करो ये ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, इन 4 ऑप्शन में आपको यह कह दे कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे बेहतर सरफेस फिनिश बनाया जा सकता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिसकी हाइट या जिसकी सरफेस रफनेस कम होगा वो सबसे बेहतर सरफेस फिनिश देगा। इसका मतलब सरफेस रफनेस सबसे ज्यादा कौन है, इसका मतलब सुपर फिनिशिंग क्या है, ज्यादा बेहतर है। टर्निंग से बेहतर कौन, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग से बेहतर कौन, हॉर्निंग, हॉर्निंग से बेहतर कौन, लैपिंग, और लैपिंग से बेहतर कौन, सुपर फिनिशिंग। और यह बेहतर है यह किस पैरामीटर पे डिसाइड हो रहा है, सरफेस टेक्सचर पे। ठीक है, तो कौन से ऑपरेशन से कितनी रफनेस प्राप्त होगी यह चार्ट आपको बता रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, इस पूरे चार्ट से आपके दिमाग में एक व्यू बन गया होगा, वह यह है कि टर्निंग से बेहतर है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग से बेहतर है हॉर्निंग, हॉर्निंग से बेहतर है लैपिंग, लैपिंग से बेहतर है क्या, सुपर फिनिशिंग। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को आपको रखना पड़ेगा कहां पे, अपने दिमाग में। आगे चलते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हॉर्निंग जिसको हम बोल रहे हैं वो होता क्या है, हॉर्निंग है क्या। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले यहां पे आओ। ठीक है, सबसे पहले यहां पे देख, आप आईसी इंजन पढ़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ते होंगे। आप पढ़ते होंगे सिलेंडर, आप पढ़ते होंगे पिस्टन और पिस्टन रिंग पढ़ते होंगे। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या होता है, रेसिप्रोकेट करता है। जब पावर जनरेट होता है एक्सपेंशन प्रोसेस में तो क्या होता है, पावर स्ट्रोक लगता है, फिर सक्शन, कंप्रेशन, ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक होते हैं ना, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक होते हैं 4 स्ट्रोक की गाड़ियों में। तो जो पिस्टन सिलेंडर में मूव करता है तो उस सिलेंडर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हॉर्निंग करनी। अब आपको पता होना चाहिए कि जब फ्यूल सिलेंडर में बर्न करता है तो जो पिस्टन होता है वह फ्यूल क्या करेगा, जब ब्लास्ट करेगा तो वह पूरा का पूरा प्रेशर किस पे लगेगा, पिस्टन पे लगेगा। और अब होता क्या है कि पिस्टन के किनारे किनारे से वह हीट एनर्जी जो है लीकेज कर सकती है। तो अगर लीकेज कर जाएगा तो जितना पावर जनरेट हुआ है उतना पावर पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन को बहुत ही ज़्यादा फाइन मशीनिंग करते हैं। साथ में पिस्टन रिंग लगाते हैं, 3 प्रकार की पिस्टन रिंग होती है, आपको पता होगा। तो उन रिंग को भी एक टाइप का लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं, जिसके कारण से जो फ्यूल बर्न हो उसका पूरा का पूरा पावर इस
पिस्टन पे लगे और पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड से सीधा क्रैंक तक पहुंच जाए, तो पावर का लॉस ना हो। इसीलिए जो ये आप समझ रहे हो, ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है। हमारे जो कार होते हैं लगभग 4 सिलेंडर वाले होते हैं, ये आप बहुत अच्छे समझते होगे। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे है, हमारा टॉपिक यहाँ पे है कि जो सिलेंडर बनता है उस सिलेंडर में जो इंटरनल मशीनिंग होती फाइनल, वह होती हॉर्निंग। ठीक है, हॉर्निंग। अब हॉर्निंग क्या है? ठीक है, यह हॉर्निंग ऑपरेशन करता हुआ दिखाया जा रहा है, इसको बोलते हैं हॉर्न। क्या बोलते हैं बालक? इसको हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न एक टूल होता है। ठीक है, हॉर्न एक टूल होता है और ये क्या है? आपका हॉर्निंग ऑपरेशन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, इट इज आल्सो एन एब्रॉडिंग प्रोसेस। सबसे पहली बात, यूज फॉर अ साइजिंग एंड फिनिशिंग द प्रीवियसली मशीन सरफेस। सबसे पहली बात यहाँ पे यह है कि यह पहले से किए गए होल में काम करेगा। सब पहली बात तो यह है कि जो हॉर्निंग प्रोसेस है, तो हॉर्निंग प्रोसेस पहली बार होल नहीं करेगा। इसका मतलब है पहले से किए गए होल, जैसे आपका बोरिंग ऑपरेशन होता है, ड्रिलिंग के बाद होता है। ऐसा नहीं है बोरिंग से आप किसी होल को नहीं कर सकते हो, पहले ड्रिलिंग होगा फिर बोरिंग होगा। उसी तरीके से पहले से किए गए होल में यह हॉर्न इंसर्ट करता है। क्या करता है? यह हॉर्न इसके अंदर इंसर्ट होगा और प्रीवियसली मशीन सरफेस में ही काम करेगा। पहली बात आप देख पा रहे हो, ये पहले से होल बने हुए हैं, फिर इसके अंदर हॉर्न जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसी ने इसको कट किया हुआ है। ठीक है, आगे आओ। इज मोस्टली यूज फॉर फिनिशिंग इंटरनल सिलेंडर। ठीक है, यह सामान्य रूप से आंतरिक मशीनिंग करता है, किसके फॉर्म में? सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, सरफेस सच है द ड्रिल आर बोर होल। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, अगर कोई यहाँ पे आपका वर्क पीस है बालक, ध्यान से देखो, अगर कोई वर्क पीस है, हमने यहाँ पे ड्रिल कर रखा है, अगर ड्रिल कर रखा है तो यहाँ पे हॉर्न आपका क्या कर सकता है? आराम से मशीनिंग कर सकता है। तो यह आपका हॉर्न हो गया। अगर यही बोर है तो भी हॉर्निंग के द्वारा मशीनिंग किया जा सकता है। तो हॉर्निंग करने से पहले ड्रिलिंग या बोरिंग मैंडेटरी है। अब आते हैं आगे, इस टूल को क्या बोलेंगे बालक? इस टूल को बोलते हैं हॉर्न। क्या बोलते हैं? हॉर्न। देखो, इसको बोलेंगे हॉर्न। ठीक है, हॉर्न टूल है ये। अब यहाँ पे क्या है? इज अ बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन। बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन। देखो, सभी लोग साइकिल चलाते होंगे, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन। साइकिल सभी लोग चलाते होंगे, नहीं भी चलाते होंगे, इंडो अमेरिकन वालों की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन साइकिल सभी ने देखा होगा। साइकिल में जो ब्रेक लगता है, ब्रेक आपने देखा होगा। ब्रेक में क्या होता है? सबसे पहले एक मेटल का क्या होता है? शू टाइप का, शू तो नहीं बोलोगे, वह जो कि होल्डर होता है, वह रबर को क्या करता है? होल्ड करता है। इसका मतलब इसी होल्डर में ब्रेक का रबर लगा होता है। सीधी सी बात है, ब्रेक में जो ब्रेक होता है रबर का होता है, लेकिन रबर किस में होल्ड होता है? एक टाइप के प्लेट में होल्ड होता है। सेम उसी पैटर्न में हॉर्न में भी ऐसे ही प्लेट लगे होते हैं और उसी प्लेट में हॉर्न स्टोन लगता है। हॉर्न एक पत्थर होता है जो कि अब्रेसिव मटेरियल से बना होता है, जो कि सुपर फाइन ग्रेन का होता है। समझना बात को, जो हॉर्न होता है वह स्टोन होता है, जस्ट लाइक अब्रेसिव पार्टिकल का स्टोन होगा, जो कि एक टाइप के ग्रिपर में क्या करते हैं? पकड़ते हैं। तो हॉर्न स्टोन को अलग अलग प्लेट में पकड़ा जाता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देख पा रहे हो, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार। इसका मतलब है ये जो हॉर्निंग स्टोन है वह किसी न किसी प्लेट में पकड़े गए हैं। तो यह एक टाइप का पूरा ग्राइंडिंग व्हील नहीं है, अलग अलग हॉर्न स्टोन बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पूरा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इसी तरीके से इसके पूरी परिधि पर हॉर्निंग स्टोन लगे होते हैं। ठीक है, यह हॉर्निंग स्टोन लगा होता है और उसके कलेक्टर में लगा होगा। ठीक है, यह इसका स्पिंडल है, यह देखो हॉर्निंग स्टोन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर को हॉर्निंग शू बोलेंगे। जैसे ब्रेक शू होता है वैसे हॉर्निंग शू है। ठीक है, यहाँ पे मेंड्रल। अब आपको बता दूं, इससे डेप्थ आप कट कैसे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा कुछ कोनिकल पार्ट होता है। जब यहाँ पे प्रेशर लगाएं तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है। जब यहाँ पे, तो यह क्या करेगा? यह आपस में एक्सपेंड कर जाता है। जब यहाँ पे आपके पास एक पेन होती होगी पुराने जमाने में, जब आप उसको प्रेशराइज करते तो नीचे निब निकल आती थी।
उसी तरीके से जब आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो नीचे से क्या होगा, एक कोनिकल स्पिंडल होगा, वो कोनिकल स्पिंडल नीचे आएगा तो ये शू क्या होगा, थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा। जब आपका हॉर्निंग स्टोन थोड़ा सा दूर होगा तो डेप्थ आप कट क्या करेगा, क्रिएट कर लेगा, और उसके बाद क्लोज, ओपन क्लोज। तो आप इसको दबा के लीवर को, इसको आप फैला सकते हो, उसको अप करके इसको आप ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब है कि जो आपका हॉर्न स्टोन है वो या तो श्रिंक कर सकता है या तो एक्सपेंड कर सकता है। श्रिंक भी कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है, जो कि हॉर्निंग स्टोन किसके ऊपर लगा है, हॉर्निंग शू के ऊपर लगा है। इतनी बात हो गई, इधर आओ। तो यह क्या है, हॉर्न है, ठीक है। अब हॉर्न क्या है, बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन, मतलब है अब्रेसिव पार्टिकल को बॉन्ड बना के स्टोन बना दिया गया है। बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन ही क्या है, हॉर्न है। और हॉर्न किसके ऊपर लगेगा, हॉर्न शू के ऊपर लगेगा, ठीक है। हॉर्न शू नाम सुना है, जापान का एक आइसलैंड है। मेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक, ठीक है। इन मेटल रिमूविंग ऑपरेशन कूलेंट आर इसेंशियल टू द ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक बात और जान लो, यहाँ पे कूलेंट की बहुत ही जरूरत पड़ती है। कूलेंट आर इसेंशियल टू द ऑपरेशन ड्यू टू द प्रोसेस टू फ्लश अवे फॉर स्मॉल चिप्स। सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कूलेंट निकल रहा है ना, इसका मतलब है कि हॉर्निंग प्रोसेस में कूलेंट बहुत ही मैंडेटरी होता है। जरूरी है कि यहाँ पे कूलेंट हो, जिससे क्या होगा, जो पाउडर निकलेगा उस पाउडर को बहा के लेके चला जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पाउडर वर्क पीस और हॉर्न के बीच में क्या होगा, पिसता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, सरफेस फिनिश सही नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे कूलेंट को क्या करते हैं, डालते हैं, जिसके कारण जब ये हॉर्न रोटेट करेगा तो उसके साथ जो भी चिप्स आते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ भी कूलेंट आ रहा है, और ये चिप्स को क्या करेगा, फ्लश अवे करके बाहर लेके चला जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। एंड टू टेक कीप टेम्परेचर यूनिफॉर्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कूलिंग ऑयल होता है उसके दो काम होते हैं। पहला तो जो मशीनिंग का सरफेस है उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना, सेकेंड वन आता है उसके चिप्स को बाहर ले जाना। ये दोनों काम फुलफिल करता है कौन, कटिंग फ्लूइड, ठीक है। कटिंग फ्लूइड वह होना चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वाटर डाल दें, है ना, वाटर डाल दें तो क्या हो जाएगा, जरा सोचो कि जब ये वर्क पीस रोटेट कर रहा होगा तो यहाँ पे वर्क पीस और टूल के बीच में 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट हो चुका है। जैसे ही आप वाटर डालोगे तो वाटर कितने तक रेजिस्ट करेगा, 100 तक, और 100 में क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कूलिंग तो होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे बादल बन जाएगा। तो हम ऐसे कूलेंट मटेरियल का यूज करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, मतलब वो है जो 300-400 पर भाप बन पाए, ठीक है। तो वह अलग चीज है, टॉपिक ही अलग है, लेकिन आप यह बात समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कीप टेम्परेचर यूनिफॉर्म, दे आर टू जनरली टाइप ऑफ हॉर्निंग मशीन, ठीक है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, यह पुरानी बात कह दिया इसने, आपको पता हो गया। हॉरिजेंटल और वर्टिकल हॉर्निंग मशीन का केवल और केवल एक मतलब है कि अगर यह हॉर्न वर्टिकली है वर्टिकल, हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल, तो कोई बड़ी बात इसने नहीं करी, ठीक है। अब यह हॉर्निंग हो गया। यहाँ पे अगर यह देखो, अगर यह इस तरीके से काम कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब बताओ, यह कैसा हॉर्निंग मशीन हो गया, हॉरिजेंटल। जबकि यह वाला कैसा है, वर्टिकल। यह हॉरिजेंटल है और यह कैसा, वर्टिकल है। और कूलेंट मैंडेटरी है, तो यह एक टाइप का हॉर्निंग ऑपरेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हॉर्निंग स्टोन कहाँ लगा होता है, हॉर्निंग शू पे लगा होता है, और ये आपका हॉर्निंग, ये हॉर्निंग टूल है, बिल्कुल। तो हॉर्निंग ऑपरेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको जानना था, आप समझ गए इस बात को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लैपिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, लैपिंग क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। लैपिंग में दो बातें हैं। सबसे पहले कि लैपिंग में जो अब्रेसिव यूज किया जाता है, ध्यान से समझना, लैपिंग में जो अब्रेसिव यूज किया जाता है उस अब्रेसिव में बाइंडर नहीं मिलाया जाता।
मतलब यह है कि अब्रेसिव लूज होता है। फिर से समझे? नहीं समझे? ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप अपने इन दोनों हाथों पे, यहां और यहां, इन दोनों के बीच में आप सैंड ले लो, रेत रेत, ठीक है, बालू, सिलिका, तो आप इन दोनों को लेके अगर आप इसको ऐसे ऐसे फ्रिक्शन दोगे तो क्या होगा? आपके हाथ कट जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? सेम इसी पैटर्न पे लैपिंग काम करता है, बस फर्क इतना है, एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर और बीच में बालू की जगह क्या होगा? अब्रेसिव पार्टिकल। यहां पे ग्राइंडिंग व्हील का यूज नहीं है, यहां पे केवल और केवल अब्रेसिव पार्टिकल का यूज है, वो भी लूज फॉर्म में है, ठीक है। वह दो पार्ट के बीच में अब्रेसिव पार्टिकल को पाउडर के फॉर्म में डाल दिया और जब वह रोटेट कर रहा है तो वह अब्रेसिव पार्टिकल क्या कर रहा है? उसको कट करके स्मूथ कर रहा है, ठीक है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे हॉर्निंग था, जो हॉर्निंग था उसमें तो अब्रेसिव पार्टिकल को एक स्टोन के फॉर्म में यूज किया जा रहा था, बिल्कुल सही है, लेकिन लैपिंग में हम कोई स्टोन क्यों यूज नहीं कर? ऐसा इसलिए है क्योंकि लैपिंग में जो ऑपरेशन होता है, वर्क पीस और लैप के बीच में इतना कम डिस्टेंस होता है कि उसके बीच में कोई ग्राइंडिंग व्हील सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लैपिंग में ऑपरेशन में वर्क पीस और लैप के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है और उसी डिस्टेंस के बीच में आपका अब्रेसिव पार्टिकल क्या करता है? फैल के चलता रहता है। इसीलिए लैपिंग ऑपरेशन में डायरेक्ट हम ग्राइंडिंग व्हील का यूज नहीं करते। सबसे पहला पॉइंट जो है यहां पे देखो, अलाउंस बिटवीन द लैप एंड वर्क पीस अप टू 0.01 mm, मतलब लैप और वर्क पीस के बीच का डिस्टेंस कितना है? फुट। अलाउंस कितना है? 0.01 mm है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा और आगे चलो, ध्यान से देखो ये। अब यहां पे है क्या? सबसे पहले मान लो आपका ये जो रेड हल्का सा ब्लैकिश दिख रहा होगा, यह आपका वर्क पीस है बालक, ठीक है। यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है स्लरी। क्या लिखा हुआ है? स्लरी। और आपको यहां पे फ्री रोलिंग पार्टिकल लिखा, क्या लिखा हुआ है? फ्री रोलिंग पार्टिकल, ठीक है। अब यह आपका वर्कपीस को दिखा रहा है, यहाँ पे आपका फोर्स लगा हुआ है, इसको बोलते हैं लैप का प्लेट। देखो यह क्या है? लैप प्लेट। देखो यहाँ पे कहीं भी ग्राइंडिंग व्हील नहीं है। देखो कहीं ग्राइंडिंग व्हील दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्लेटें हैं। देखो एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, ये रोटेट कर रही है। इन दोनों प्लेटों के बीच में है क्या? यह जो अब्रेसिव पार्टिकल है, यह अब्रेसिव पार्टिकल क्या करते हैं? यह अब्रेसिव पार्टिकल कटिंग एक्शन में इन्वॉल्व लेंगे, जो कि यह वर्क पीस। अब आप देखो कि वर्क पीस और लैप, वर्क पीस और लैप के बीच में जो अलाउंस है, वर्क पीस और लैप के बीच में जो अलाउंस है वो कितना है? 0.01 mm। यह जो दिख रहा है उससे भी कम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अब्रेसिव पार्टिकल इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं वह एक्चुअल में सुपर फाइन है, मतलब एकदम पाउडर फॉर्म में, जैसे टैल्क होते हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म का है यह अब्रेसिव पार्टिकल। लेकिन इसको जूम करके दिखाया गया है तो यह आपको कोर्स ग्रेन लग सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.01 mm है। तो लैप और वर्क पीस के बीच का डिस्टेंस इतना कम है और उसी के बीच में क्या है? आपका अब्रेसिव पार्टिकल। तो अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ है फ्री रोलिंग पार्टिकल, तो यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल को डाला जाता है। तो प्रश्न उठता है ये स्लरी क्यों लिख दिया गया है? स्लरी का मतलब समझ लो कि जब अब्रेसिव पार्टिकल में हम कोई लिक्विड मिला देते हैं, ठीक है, जब अब्रेसिव पार्टिकल में हम कोई लिक्विड मिला देते हैं ऑयल टाइप का, ऐसा ऑयल होता है जिसका बर्निंग टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा कि यहाँ पे वही बर्न कर जाए। तो हम एक ऐसा लिक्विड मिलाते हैं जो कि इस पूरे अब्रेसिव पार्टिकल में ऑटोमेटिक क्या करता है? उसको अपने आप
लेके आगे बढ़ता रहता है, एक तरफ से बाहर निकलता रहता है। इधर आप एंट्री करते रहोगे, ये स्लरी आगे बढ़ता रहेगा, कटिंग करता हुआ आगे निकलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लरी बनाते हैं। स्लरी का मतलब है अब्रेसिव पार्टिकल को किसी सुटेबल लिक्विड में क्या करना, घोलना। घोलने का मतलब वह मत समझना पानी और चीनी वाला, मतलब जस्ट लाइक मिक्स होना। ठीक है, मिक्स होगा और वही स्लरी क्या करेगा, यहाँ पे आगे बढ़ता रहेगा। तो वर्क पीस को यह बोलते हैं लैप प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, लैप प्लेट। और वर्क पीस के बीच में कौन आ रहा है, अब्रेसिव पार्टिकल। तो क्या करेगा, जब यह रोटेट करेगा तो यह ऑटोमेटिक कट करेगा। किसको कट करेगा, वर्कपीस को कट करेगा, और जिससे वर्कपीस काफी ज्यादा फाइन कट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यह एक तरीके की मशीन है, यहाँ पे सेकेंड तरीके की मशीन है। यहाँ पे वर्कपीस क्या है आपका, यह है वर्कपीस, यह है आपका लैप। ठीक है, यह आपका क्या है, लैप। और इस वर्कपीस और लैप जब यह रोटेट करेगा तो देख पा रहे एकदम पूरा सर्कुलर शेप में बनाएगा। और इसके बीच में भी क्या होगा, अब्रेसिव पार्टिकल होगा। ठीक है, यही अब्रेसिव पार्टिकल होगा जो कि लूज फॉर्म में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लैपिंग में ग्राइंडिंग व्हील लगाएंगे कहां, इसीलिए लैपिंग ऑपरेशन में किसी भी हालत में ग्राइंडिंग व्हील का यूज ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस ही इतना कम है कि आप नहीं लगा सकते ग्राइंडिंग। तो ठीक है, तो लैपिंग ऑपरेशन में जो अब्रेसिव पार्टिकल यूज होता है वह एकदम फ्री लूज होता है। तो एग्जाम का प्रश्न है पहला कि लैपिंग ऑपरेशन में वर्क पीस और लैप के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0.01। दूसरा प्रश्न आया हुआ है कि कौन से सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन में लूज अब्रेसिव पार्टिकल का यूज किया जाता है, कौन है यह, लैपिंग ऑपरेशन। तो लैपिंग ऑपरेशन में हमेशा अपघर्षक कण फ्री लूज होते हैं, मतलब वो उसके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती, ना तो किसी वो ग्राइंडिंग व्हील के फॉर्म में होते हैं। पीछे आओ, अब पढ़ते हैं इसको। अब आपने मतलब समझ लिया, अब इसको पढ़ लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इट इज एन एब्रॉडिंग प्रोसेस, ठीक है, एम्प्लॉयड फॉर द इम्प्रूविंग द सरफेस फिनिश बाय द रिड्यूसिंग रफनेस, ठीक है, वेबीनेस। ठीक है, रफनेस भी समझते हो, वेबीनेस भी समझते हो, जो उतार चढ़ाव है सरफेस का, एंड अदर इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। इट इज यूज ऑन बोथ हीट ट्रीटेड एंड नॉन हीट ट्रीटेड मेटल पॉट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बात समझ लो। एक होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, आपको समझ में आता होगा, बिल्कुल आता होगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, वर्क पीस को 723 क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, आपको पता ही होगा, 723 ही होता है। अगर आगे पीछे हो तो समझ लेना 723 ही होता होगा। 723 क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसको हम उतना गर्म करते हैं, उसके एबव द 50-60% टेम्परेचर डिग्री एबव गर्म करते हैं, फिर उसको कूलिंग मीडियम अलग अलग करते हैं। किसी को क्विंच कर देते हैं ब्राइन सोल्यूशन में, किसी को एयर में कूल करते हैं, किसी को फर्नेस में करते हैं, किसी को क्या करते हैं, किसी कितने पार्ट को टेम्पर्ड करते हैं, और हल्की सी किसी पोर्शन को, जैसे आप मान लो जो चीजल होता है, चीजल होता है आप समझते हो, हेक्सागोनल चीजल, यहाँ पे केवल टेम्पर्ड पार्ट पूरा नहीं होता, केवल यहाँ पे कटिंग एज होता है, तो ऐसा भाई पार्ट होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट में मटेरियल की मैकेनिकल इफिशियंसी, मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। तो यह एक प्रोसेस होता है। तो चाहे हीट ट्रीटमेंट करने के बाद आप लैपिंग कर दो, चाहे हीट ट्रीटमेंट करने से पहले लैपिंग कर दो, तो यह दोनों के लिए सुटेबल है। बस यही कहना है, चाहे हीट ट्रीटेड हो चाहे वह नॉन हीट ट्रीटेड मेटल पार्ट हो, दोनों पे काम करेगा कौन, लैपिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हीट ट्रीटेड के बाद वर्कपीस का सतह ज्यादा हार्ड हो जाता है, बात समझते हो, जैसे हार्डनिंग हो गया, केस हार्डनिंग हो गया, एनीलिंग हो गया, ये सभी आप जानते होंगे। ठीक है, तो केस हार्डनिंग में क्या है, आउटर सरफेस हार्ड हो गया, तो अगर ऐसे सतह जिसका आउटर सरफेस हार्ड है मशीनिंग करना है, तो ऐसे भी कौन कर सकता है, लैपिंग कर सकता है, यही कह रहा है। फिर आगे आते हैं,
इट शुड बी यूज ओनली वेयर एक्यूरेसी इज वाइटल कंसिडरेशन, ठीक है, जहां पे एक्यूरेसी का कंसिडरेशन बहुत ही ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि आप लैपिंग किसी का भी कर दोगे। लैपिंग हॉर्निंग ऑपरेशन वहां किए जाते हैं जहां पे हमको ज्यादा एक्यूरेसी डिजायर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी वर्कपीस का कर दिए, अरे ऐसा नहीं है, हमको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन सभी ऑपरेशन को करना होता है, क्योंकि यह बहुत ही, जितना दिख रहा है आसान उतना है नहीं, ठीक है। इसीलिए लैपिंग ऑपरेशन से जो प्रश्न बनेंगे अब आप आसानी से कर सकते हो, और लैपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपिंग का मतलब क्या है, अब्रेसिव पार्टिकल का लूज फॉर्म में यूज होना। तो फर्स्ट वन क्या हो गया बालक, हॉर्निंग हो गया, सेकेंड वन क्या हो गया, लैपिंग हो गया। अगला देख लो सुपरफिनिशिंग, ठीक है। सुपरफिनिशिंग क्या है, यहाँ पे देखो, इसको पढ़ने से पहले एक चित्र देखते हैं, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे वर्क है, ठीक है, यह आपका वर्क पीस है, और वर्क पीस में क्या है बालक, रोटेशन है। चलो वर्क पीस रोटेट कर रहा है, करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वर्क पीस है। अब होता क्या है कि यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, और यह एक टाइप का शू है। आप फिर से साइकिल पे आओ, साइकिल में एक टाइप का शू होता है, और उसी शू में क्या होल्ड होता है, ब्रेक, रबर का। लेकिन यहाँ पे देखो, यह जो है यह पूरा का पूरा अब्रेसिव का स्टोन है, मतलब यह अब्रेसिव पार्टिकल का एक टाइप का पत्थर है, ठीक है। इसका जो यह कर्वेचर वाला फॉर्म है वह उसी फॉर्म का है जिस फॉर्म का आपका वर्कपीस है। तो यह इतना टाइप का कर्व है। अब हम क्या करेंगे, यह आपका इस तरीके से भी मूव कर सकता है, और प्रेशराइज, जब इसको हम प्रेशर देंगे तो डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब आप इसको दबाओगे तो यह और डेप्थ में जाएगा, जिसके कारण इसका डेप्थ ऑफ कट बढ़ जाएगा। ओके, तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या, सुपर फिनिशिंग। बहुत आसान दिख रहा है, इसका जो डायग्राम है आसान दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह आसान ही है, ठीक है। इधर आओ, सुपर फिनिशिंग इज एन ऑपरेशन, ठीक है। सुपर फिनिशिंग इज एन ऑपरेशन यूजिंग बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन। अब देखो यहाँ भी स्टोन है, हॉर्निंग में भी स्टोन था, लेकिन लैपिंग में कोई स्टोन नहीं है। वहां पे अब्रेसिव पार्टिकल क्या है आपका, एकदम लूज पार्ट में, कैसा है, लूज पार्ट में है। फिर आते हैं आगे, इन अ पर्टिकुलर वे टू प्रोड्यूस्ड एन एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश। अब यहाँ पे इन्होंने क्या शब्द लिखा है, एक्सट्रीमली। इसका मतलब क्या है कि सुपर फिनिशिंग हम वहां करते हैं जहां पे लैपिंग से भी ज्यादा सरफेस फिनिश। सोचो कि ऐसी जगह क्या होगी, एरोस्पेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग सामान्य रूप से उस लेवल की फिनिशिंग करने के लिए सुपर फिनिशिंग का यूज करते हैं। ग्राइंडिंग का नहीं, सुपर फिनिशिंग लेवल का यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो कैसे, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन सुपर फिनिशिंग अ वेरी फाइन ग्रिट या ग्रेन, दोनों की बात एक ही होगी, ग्रिट साइज या ग्रेन साइज। अब देखो यहां से क्या लिखा है, 400 to 600। जरा सोच के देखो, मैंने आपसे क्या बोला था कि एक अब्रेसिव पार्टिकल ऐसा होगा, उसको बोलेंगे कोर्स, इसको बोलेंगे फिर मीडियम, इसको बोलते हैं फाइन, इसको बोलेंगे सुपर फाइन। यही तो बोला था हमने, बोला था यहां से 12 से 36 के आसपास रहेगा तो कोर्स होता है, फिर 40 से 70 के आसपास रहता है तो क्या होता है, मीडियम होता है। 70 से 150 के आसपास रहेगा तो क्या बनता है, मीडियम बनता है। जबकि 160 से अबव होता है, 160 से ज्यादा होगा तो वह क्या होता है, सुपर फाइन। तो सुपर फाइन 160 से ज्यादा है, लेकिन कहां तक देख पा रहे हो, 400 to, का मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा यहाँ पे जो अब्रेसिव पार्टिकल है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब सबसे ज्यादा छोटा है, इसीलिए तो इसका सरफेस फिनिश सबसे ज्यादा अच्छा है। यही बात है जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ग्रिट साइज कितना है, 400 to 600। ग्रिट साइज कितना है,
400 to 600। इसका मतलब क्या है कि जिसका अब्रेसिव पार्टिकल सबसे छोटा होगा वो सबसे कम मटेरियल निकालेगा और उसकी सरफेस फिनिश सबसे बेहतर होगी। ठीक है, अब्रेसिव स्टिक रिटेन द सुटेबल होल्डर एंड अप्लाई टू द सरफेस ऑफ द वर्क पीस विद द लाइट स्प्रिंग प्रेशर। लाइट स्प्रिंग प्रेशर इसलिए लगाते हैं जिससे डेप्थ ऑफ कट बढ़े, और हल्का प्रेशर इसलिए लगाते हैं जिससे कि ज्यादा डेप्थ ऑफ कट ना हो जाए। इसीलिए जो प्रेशर का रेंज होता है वो 0.07 से 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, जबकि स्पीड क्या होगा 20 मीटर पर मिनट। तो ये स्पीड का रेंज याद रखना, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, प्रश्न एग्जाम क्या था, DRDO। ठीक है, DRDO में सीधा प्रश्न पूछा था सुपर फिनिशिंग में प्रेशर का रेंज कितना होता है, तो 0.07 से 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। इसको हम लगाए रखते हैं तभी तो वर्क पीस में क्या होता है, फिनिशिंग आता है। चलिए आगे आते हैं। यह आपका पूरा क्या हो गया, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन का सिस्टम। यह क्या हो गया, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन का पूरा सिस्टम हो गया। आगे बढ़ते हैं। बफिंग। बफिंग से भी बहुत आश्चर्य की बात है, यहां से भी DRDO का प्रश्न। देखो कैसे सीधा प्रश्न आया कि बफिंग क्या है। क्या बफिंग क्या है? पहला ही ऑप्शन था कि कंप्यूटर में यूज होने वाली शब्दावली। बहुत सारे लोग बफिंग और बफरिंग होता है ना, जब कोई चीज खोलो तो वहां पे गोल गोल घूमता है तो इसको बफरिंग बोलते हैं, जबकि बफिंग अलग चीज है। तो पहला ही ऑप्शन था बफरिंग, तो यह एक टाइप का कंफ्यूजन वाला प्रश्न था। तो जो बफिंग ऑपरेशन होगा, तो यह प्रश्न आया है DRDO में पहली बात। और बफिंग ऑपरेशन होगा क्या, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। चलिए चित्र देखो पहले। ठीक है, बफिंग ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले देखो यह एक टाइप का व्हील है, लेकिन याद रखना यह व्हील ग्राइंडिंग व्हील नहीं है। इसका मतलब यह व्हील किसी भी कॉटन का बना होगा या कपड़े का बना होगा या किसी भी लेदर का बना होगा, चमड़े का बना होगा, तो अलग अलग मटेरियल का बना होगा, बट इससे यह अब्रेसिव पार्टिकल का नहीं बना। तो अब होता क्या है, यहाँ पे यह आपका वर्क पीस है। तो अगर आप कभी ध्यान दिए होगे तो किसी भी वर्क पीस को अगर आप कपड़े से, किसी कपड़े कॉटन से बहुत ज्यादा आप उसको रब करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एक चमक आ जाएगी। जैसे ठीक है, चमक आ जाएगी। तो इसका मतलब है किसी भी वर्क पीस में अगर आपको चमक प्रोड्यूस करना है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है अगर आपको, तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, बफिंग। तो बफिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो किसी वर्क पीस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस देता है, परावर्तक सतह। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देता है, वह ऑपरेशन क्या कहलाता है, बफिंग ऑपरेशन कहलाता है। और बफिंग ऑपरेशन में कपड़े का व्हील हो सकता है, लेदर का व्हील हो सकता है, कॉटन का व्हील हो सकता है, अलग अलग टाइप के व्हील होते हैं। ठीक है, तो इस व्हील का प्रयोग करके किसी स्पेसिफिक वर्क पीस में एक हमको चमक प्राप्त करने के लिए यह ऑपरेशन करते हैं। इसमें मेटल न के बराबर कटता, मतलब इसमें धातु कटती ही नहीं, न के बराबर कटता होगा बस। ठीक है, आगे आओ। यह एक फिनिश पॉलिशिंग की तरह क्रिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत कम पदार्थ कटता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, पॉलिश करते हो, जूते की पॉलिश करते हो, तो इसका क्या मतलब है कि जब तुम ब्रश से जूते को रगड़ते हो तो क्या जूता कटता है, कटता जरूर है। ठीक है, लेकिन इतना कम कि हमको पता नहीं है। अगर ज्यादा कटेगा तो 10 दिन पॉलिश के बाद आपका जूता ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल तो कटता है लेकिन इतना कम कटता है कि पता ही नहीं चलता। तो इसके अंतर्गत बहुत कम पदार्थ उतरता है, इसीलिए कभी कभी इसको नॉन कटिंग ऑपरेशन भी बोल देते हैं। इस पर सतह पर क्या आ जाती है बालक, पर्याप्त चमक। और यही आंसर था एग्जाम का। तो प्रश्न आंसर क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रदान करने के लिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है, बफिंग। बफरिंग नहीं है, बफिंग है। बफिंग के लिए जो पहिए बनते हैं, बफिंग के लिए जो पहिए बनते हैं वह लचीले पदार्थ की परतों के रूप में बनाकर प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल पदार्थ का पहिया बनता है, ऐसा नहीं है ये पहिया ग्राइंडिंग व्हील नहीं है अब्रेसिव पार्टिकल वाला। ठीक है, इसमें मुलायम चमड़ा हो सकता है, फेल्ट हो सकता है,
लिनन कॉटन का नाम सुना होगा आपने, काफी महंगा होता है, बोलते हैं लिनन कॉटन, ठीक है। तो लिनन एक टाइप का कॉटन होता है, इसका यूज कर सकते हो। इस क्रिया के अंतर्गत वर्क पीस की सतह को तीव्र गति से घूमते पहिए के विरुद्ध दबाते हैं। तो क्या होता है, जब यह रोटेट करता है आपका पहिया, तो वर्क पीस को उसके सतह पे प्रेशराइज करते हैं। जैसे प्रेशराइज करते हैं तो वह क्या बनाता है, एक टाइप का सरफेस बनाता है, फिनिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस क्रिया के बीच बीच में किसी स्नेहक में मिश्रित अब्रेसिव, अब यह बात जो नोटिस करने वाली है, तो जब आपका पहिया चलता है, जब आपका पहिया चलता है तो होगा क्या, जब आपका पहिया चलेगा तो उस कपड़े के बीच में कभी बीच बीच में क्या लगाते हैं, अब्रेसिव से लगा हुआ कोई लुब्रिकेंट। जब आप उसको वहां पे लगा दोगे तो वह उस पहिए पे क्या होगा, फैल जाएगा, और फिर जब वर्क पीस लगाओगे तो बहुत कम पदार्थ क्या होगा, उतरने लगता है। तो कंडीशन बनती है क्या, बहुत कम पदार्थ कटिंग करने की, ठीक है। लेकिन अगर केवल कपड़े से अगर आप उसको करते रहोगे तो कटिंग नहीं करेगा। लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, समय समय पर अब्रेसिव पार्टिकल को उस पहिए के ऊपर फैलाते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा कटिंग करता है, जिससे उसके अंदर क्या आ जाता है, पर्याप्त चमक आ जाती है, और यह महीन कर पहिए पर लगाए जाते हैं, लग जाते हैं। आगे आते हैं, यह पूरा का पूरा सिस्टम है। सपोज करो आप इसको मशीनिंग कर रहे हो, आपने क्या किया, अब्रेसिव पार्टिकल को क्या किया, यहाँ पे लगा दिया पहिए, तो अब्रेसिव पार्टिकल इस पहिए पे ऐसे आ जाएंगे, लेकिन इसका ग्रिट साइज बहुत ही कम होगा, 400 से 600 तक इस रेंज का होगा। इसका मतलब है बहुत ही फाइन ग्रेड का होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक पर्याप्त चमक आएगी। चलिए ठीक है। और आखिरी टॉपिक क्या है, पॉलिशिंग, ठीक है। पॉलिशिंग से केवल एक प्रश्न आया हुआ है, टूल के निशान तथा अन्य इरेगुलरिटी मिटाने के लिए जो आखिरी टाइम का प्रोसेस है उसी को बोलते हैं पॉलिशिंग वाला। यह कपड़े या चमड़े का बनाया जाता है, और यह इसकी स्पीड कितनी होती है, 800 मीटर पर मिनट, मतलब हाई स्पीड पे किया। तो अब यह क्या हो गया, पॉलिशिंग हो गया। तो अगर हम आपको बात करें, पॉलिशिंग हमारा आखिरी टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सरफेस फिनिश किसका अच्छा होगा। हमने सबसे पहले बोला कि वर्क पीस को हमने चिपिंग से कट किया तो उसका सरफेस फिनिश खराब था। चिपिंग के बाद आया ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद आया बोरिंग, बोरिंग के बाद आया रीमिंग, रीमिंग के बाद आया ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के बाद क्या आया, हॉर्निंग, हॉर्निंग के बाद क्या आया, लैपिंग, लैपिंग के बाद सुपर फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग के बाद बफिंग, और बफिंग के बाद पॉलिशिंग। उसके बाद कहानी खत्म, इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो पॉलिशिंग के बाद आपका सरफेस फिनिश का पूरा टॉपिक क्या हो जाता है, टॉप हो जाता, रुक जाएगा। इसके आगे अभी तक तो कुछ नहीं है, आगे चल के कुछ होगा तो बताएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा ग्राइंडिंग ऑपरेशन आज इस पॉइंट पे खत्म हो जाता है। इससे आपको एक जो मेजर बात समझ में आई होगी, पूरा का पूरा टॉपिक में दो बातें खास थी। एक था ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, सेकेंड वन क्या था कि ग्राइंडिंग मशीन से जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वह केवल और केवल सरफेस फिनिश को सुधारने के लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी वस्तु को इसको कट करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ आप कट देना है या शेप देना है, ऐसा कुछ नहीं था। वह ग्राइंडिंग ऑपरेशन सामान्य रूप से किस पर्पस के लिए होता है, सरफेस फिनिश। और सरफेस फिनिशिंग का जो सबसे अल्टीमेट पॉइंट था वह कहाँ था, सुपर फिनिशिंग। सुपर फिनिशिंग में ग्रिड साइज 400 से 600 तक का रेंज का। उसके बाद बफिंग आता है। बफिंग क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड कराता है, परावर्तक सतह प्रोवाइड कराता है। उसके बाद पॉलिशिंग आता है। पॉलिशिंग बिल्कुल कपड़े से होता है, नॉन कटिंग एक्शन है, 800 मीटर पर मिनट से स्पीड से गति कर रहा है, और अंततः हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है, पूर्णतः खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो भी मटेरियल है, जो हम लोग सवाल पीछे देते हैं उसको आपको अच्छे से लगाना है। साथ में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ये मुझे भरोसा है तुम लोगों के ऊपर, थोड़ा सा अपने ऊपर भी, कि आपको समझ में आया ही होगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, बिल्कुल आपके एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक में, ठीक है। अगले दिन मिलते हैं, धन्यवाद।